ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू द क्लास 12 सिलेबस। आज हम 12th क्लास की तरफ मूव करते हैं। मैंने कल ग्रुप भी बना दिया आप सब बच्चों के, तो आज से हम वेव मोशन शुरू करेंगे, नया टॉपिक, राइट। एसएचएम मैंने आपको वीडियोस दी हैं 3, उसमें आप देख सकते हैं। शीट सॉल्व करना, अपनी जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ लीजिए। अब सबसे पहले हम वेव के बारे में पढ़ेंगे कि वेव्स क्या होती हैं। तो हम लिखेंगे वेव मोशन। The disturbance which travels in a given medium without disturbing the mass is called the wave। यानी वेव क्या होती है? वो डिस्टर्बेंस है जो किसी मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट करता है। जब ये प्रोपोगेट करता है तो पार्टिकल को केवल ऑसिलेट करवाता है, उसको परमानेंटली डिस्प्लेस नहीं करता है, राइट। जैसे कि ऐसा समझिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ हमने इसमें एक जर्क दिया, तो यहाँ पे जो पार्टिकल थे स्ट्रिंग के पहले इस तरह से थी स्ट्रिंग ए बी, ये पार्टिकल्स इस लोकेशन पे था जैसे पी। जब हम इसको झटका देंगे तो पी क्या करेगा? ऊपर नीचे होगा, ऑसिलेट करेगा। इसको कहते हैं इसकी मीन पोजीशन। और इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? प्लस है। और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक क्या होगी? इसकी माइनस है, जिसको हम इस डॉटेड पोजीशन से दिखा सकते हैं। ओके, सिंगल टाइम डिस्टर्बेंस जो करते हैं हम किसी स्ट्रिंग में, उसको हम कहते हैं पल्स। दिस इज कॉल्ड पल्स। सिंगल टाइम डिस्टर्बेंस, एक झटका देके छोड़ दिया तो क्या होगा? स्ट्रिंग का एक पार्ट ऊपर उठेगा, नीचे आएगा, वो एनर्जी अगले पार्ट में जाएगी, तो स्ट्रिंग से वो पल्स उठते 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 आगे तक ट्रैवल करेगी। अगर हम रिपीटेड पल्सेस क्रिएट करें तो उसको हम बोलते हैं वेव। अब सवाल ये उठता है, देखिए, सो वेव इज डिफाइंड एज डिस्टर्बेंस which travels through a medium and travels through a medium। नेक्स्ट, वेव से क्या होता है बच्चों? एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफ़र होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसफर्ड वाया वेव। तो एनर्जी मोमेंट वेव जो है वो एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफ़र करती है। वेव क्या है? सबसे बढ़िया एग्जांपल, मान लीजिए हम किसी तालाब के किनारे बैठे हैं, हमने एक बोतल फेंक दी उस पर, पानी की या कांच की, फिर हमने पत्थर फेंका और वेव प्रोड्यूस की। तो आपने देखा होगा बेटा कि जो वेव निकलती है पानी की सरफेस पे, वो ट्रांसवर्स होती हैं। बोतल क्या अपनी जगह पे ऊपर नीचे होती रहती है, आगे या पीछे नहीं बढ़ती है, केवल वो डिस्टर्बेंस उसको ऊपर नीचे करता है, क्योंकि वो पानी की सरफेस के थ्रू ट्रैवल करता है। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो क्या है कि जैसे मान लीजिए आप किसी मंदिर में गए, मंदिर में क्या घंटियाँ लगी होती हैं, तो छोटे बच्चे जिद करते हैं पापा से कि पापा मुझे घंटी बजानी है, तो पिताजी उनको गोदी में लेके घंटी बजवाते हैं। आजकल पंडित क्या करते हैं, उसमें एक रस्सी बांध देते हैं, तो कोई भी छोटा बच्चा जब उस रस्सी को हिलाता है तो यहाँ से टन करके घंटी टकराती है और साउंड निकलती है। तो ये बेसिकली कौन सी एनर्जी हो गई? साउंड एनर्जी। तो इसका मतलब यहाँ से कुछ एनर्जी दी इस बच्चे ने, जो यहाँ ट्रांसफ़र हो गई और यहाँ पे आवाज़ निकली टन टन, लाइक दैट। सो मीन्स इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफ़र द एनर्जी। और हर पार्टिकल को ऊपर उठाने के लिए या नीचे उठाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी या फोर्स। तो यानी इसमें मोमेंटम भी ट्रांसफ़र होता है। तो वेव क्या होती है? द डिस्टर्बेंस which travels through a medium without disturbing the particles from their original position. Somehow it will make them move to oscillate at their own place। SHM करवा सकता है ये उनको, पर परमानेंटली डिफॉर्म नहीं कर सकता आगे या पीछे। और वेव से क्या क्या ट्रांसफ़र होता है? एनर्जी और मोमेंटम। जैसे घंटी से बंधी हुई एक रस्सी को अगर आप हिलाएं तो ये वेव यहाँ ट्रेवल करके घंटी को बजाने में काम आएगी। कॉपी करिए इसको। जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं बेटा, उनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है, तो वहाँ ऊपर नीचे होंगे और डिस्टर्बेंस इसके थ्रू ट्रेवल होता रहेगा। ओके, सिंगल टाइम डिस्टर्बेंस को कहते हैं हम एक पल्स।
तो ये ऐसे ट्रैवल करेगी, अगली पोजीशन में क्या होगा, ये थोड़ा नीचे आएगी और अगले वाला पोर्शन ऊपर उठेगा। इसको ऐसा समझ लीजिए, लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन नीचे आया है इसमें, और आगे वाले पोर्शन जो थे वो ऊपर उठ गए ऐसे। दिस इज कॉल्ड अ पल्स। तो हमारा जो स्कोप है बेसिकली यहाँ पर वो है वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग पढ़ने के लिए। तो वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग का मतलब क्या है ये समझिए। तो यहाँ पे हमने एनर्जी और मोमेंटम की बात की। वेव के प्रोपोगेशन के लिए दो प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है मीडियम में। फॉर अ वेव मीडियम must be inertial and second elastic। वेव के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम, जिन वेव्स को मीडियम की ज़रूरत है, मीडियम कैसा होना चाहिए, इनर्शियल होना चाहिए, यानी उसको डिस्टर्ब करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनर्शिया का मतलब है उसका मास, और इलास्टिक का मतलब क्या है कि वो इलास्टिक होना चाहिए जो फटाफट से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सके। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ मीडियम में होना ज़रूरी है। कॉपी करिए, यानी पार्टिकल डिफॉर्म हो थोड़े से और वापस अपनी पोजीशन में आ जाएं। अब वेव्स के टाइप्स कितने होते हैं ये ज़रा समझ लीजिए बेटा, एक फ्लो चार्ट से समझेंगे हम। तो पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। ये दो तरह की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी हैं बच्चों, जिनके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मीडियम की। मीन्स द वेव्स विच आर रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन आर कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स जो हैं इसके एग्जाम्पल क्या हुए, साउंड वेव्स और स्ट्रिंग वेव्स, जो रस्सी में हम प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे स्ट्रिंग वेव्स। नॉन मैकेनिकल कौन सी हैं, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है जैसे गामा रेज, एक्स रेज और लाइट रेज। इनके लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइट जो है वो जाने कितनी दूरी से हमारे पास आ रही है, अलग अलग टाइप के मीडियमों से, राइट, पर उसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, हो तो भला, नहीं हो तो भी भला। परंतु साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हम लोग चाँद पे जाएं और मैं आपको आवाज़ दूं आपके नाम से, राजू, बबलू, पिंकी, चिंकी, पूजा, रानी, वटेवर, तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी मेरी वहाँ पे, क्योंकि चाँद पर मीडियम नहीं है। अब मीडियम क्यों नहीं होता प्लैनेट्स पे कहीं पे, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो गैसेज होती हैं, टेम्परेचर हाई होने की वजह से उनकी आरएमएस वेलोसिटी ज़्यादा होती है बेटा, तो वो वहाँ से एस्केप कर जाती है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी कम है और आरएमएस ज़्यादा है। मान लो एस्केप 6 किलोमीटर पर सेकेंड है, आरएमएस आ रही है 10, तो वो जो गैसेज हैं वो वहाँ से एस्केप कर जाएंगी, तो मीडियम ही नहीं रहेगा। मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड वेव वहाँ प्रोड्यूस नहीं होंगी। ठीक है, ऐसी वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल, जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जिनको नहीं पड़ती उनको कहते हैं हम मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव्स। जैसे लाइट के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लिखिए इसको। अब हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, आप पहले उसको लिख लीजिए। सबसे पहली चीज़ एम्पलीट्यूड। जैसे मान लीजिए हमने किसी स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस की, इस तरह से समझिए, ऐसे, तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पार्टिकल का मीन पोजीशन से,
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। दूसरा वेव लेंथ। वेव लेंथ का मतलब होता है लैम्डा। जैसे मान लीजिए एक वेव है इस तरह से, तो ये जो टॉप पॉइंट्स होते हैं ना, इनको कहते हैं क्रस्ट, CREST, क्रस्ट। क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं तो ये जो पॉइंट्स हैं अपना, ये वाला और ये वाला, थोड़ा नीचे लेना है इसको जिससे एक सिमेट्री दिखाई पड़े, इनको कहते हैं ट्रफ। दीज आर कॉल्ड क्रस्ट, द टॉप पॉइंट, CREST, और ये ट्रफ, TROUGH। इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं लैम्डा, वेव लेंथ। कॉपी करिए यहाँ तक। अब तीसरा आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, कोई भी वेव जब ट्रैवल करती है ना, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो हैं, या एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन है वो तो फ्रीक्वेंसी है, और एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा वो क्या होता है टाइम पीरियड। जैसे देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं A और B, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं 2π फेज़ में होते हैं, 0 या 2π, यानी इनके ऑसिलेशन करने का तरीका सेम है। ये एक साथ नीचे जाएंगे और एक साथ ही ऊपर आएंगे, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम कहते हैं लैम्डा, और दोनों के बीच का जो फेज़ डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं 2π। फेज़ में आपको SHM में बता चुका हूँ, फेज़ का मतलब इनके ऑसिलेशन का पैटर्न जो है वो सेम है, दोनों एक साथ एक्सट्रीम पे जाएंगे, मीन पे आएंगे, फिर एक्सट्रीम पे जाएंगे, ओके। यानी ये नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा, ये ऊपर जा रहा होगा किसी इंस्टेंट पे नीचे यहाँ मीन पोजीशन से, तो ये भी वहाँ पे नीचे जा रहा होगा। तो लैम्डा फेज डिफरेंस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2π फेज डिफरेंस। टाइम पीरियड क्या होता है, T। आई बात समझ में, यानी किसी डिस्टर्बेंस को एक टॉप पोजीशन से दूसरी टॉप पोजीशन तक पहुँचने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। फोर्थ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसको हम कहते हैं उस वेव की फ्रीक्वेंसी, ओके। कॉपी करिए इसको, लिख देते हैं इसको, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। अब अगली डेफिनेशन क्या है, दैट इज वेव वेलोसिटी। कोई भी डिस्टरबेंस जब स्ट्रिंग के थ्रू ट्रैवल करता है बेटा तो उसकी स्पीड क्या होगी ये हमें निकालना है। तो हम इसके लिए क्या लॉजिक यूज़ करते हैं कि मान लीजिए ये वेव ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रिंग के थ्रू, यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट टू क्रस्ट का डिस्टेंस कितना हुआ, लैम्डा के बराबर, और टाइम कितना लगा इसको, t, क्योंकि एक ऑसिलेशन में टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड t के बराबर। तो जो स्पीड होती है वो क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस लैम्डा के बराबर है, तो v कितना हुआ, लैम्डा अपॉन t, या इसको हम कहते हैं n लैम्डा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों,
क्योंकि 1/t क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के बराबर। दिस इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, v इक्वल्स टू n लैम्डा या लैम्डा अपॉन t। कॉपी करिए इसको। नंबर 6 डेफिनेशन आती है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट बेसिकली k इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं 2 अपॉन लैम्डा, यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ यूनिट लेंथ। दो पार्टिकल जिनके बीच में यूनिट लेंथ है उनका फेज डिफरेंस कितना है, उसको कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। समझिए इसको इस तरह से, ये जो पार्टिकल है और ये जो टॉप पे है, इनका पाथ डिफरेंस यानी इनके बीच की दूरी कितनी होती है, लैम्डा, और फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 फेज का मतलब ऐसा समझ लीजिए, सर्कल में देखें तो कि ए ने स्टार्ट किया तो 2 एंगल के बाद में ये क्या होगा, सेम पैटर्न से मोशन करेगा। तो इन दोनों के बीच की, ए और बी के बीच का फेज़ कितना हुआ, लाइक 2 तो एक साथ घूमेंगे ये। आई बात समझ में, ऐसा। तो अब जो पॉइंट्स लैम्डा डिस्टेंस पे हैं उनके बीच का फेज़ डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स होंगे उनका फेज़ डिफरेंस क्या होगा, 2 लैम्डा। उसी को कहा जाता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। कॉपी करिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो इक्वेशन में काम आएंगी, आप बस इन्हें याद रखें फिलहाल। अब बेटा थोड़ा सा वेव्स का पैटर्न समझ लें हम, कि वेव का एक तो हमने रिक्वायरमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशंस। पहली होती है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं, जिनमें पार्टिकल के जो मीडियम के जो पार्टिकल है ना, उनके ऑसिलेशंस परपेंडिकुलर होते हैं, किसके, प्रोपोगेशन के। जैसे वेव का जो प्रोपोगेशन है, मतलब वेव किस दिशा में बढ़ रही है यहाँ पे, लाइक +x में, और जो वाइब्रेशन हो रही है स्ट्रिंग के पार्टिकल्स की, वो कहाँ हो रही हैं, नीचे ऊपर ऐसे करके, राइट। तो प्रोपोगेशन आगे है डिस्टर्बेंस का और वाइब्रेशन ऊपर नीचे है, ठीक है। ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये वेव कही जाएगी ट्रांसवर्स वेव। कौन कौन सी वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स नेचर में, EM वेव्स जो होती हैं, एक्स-रे, गामा रे, ये सब ट्रांसवर्स होती हैं। साथ के साथ लाइट वेव जो हैं वो भी ट्रांसवर्स होती हैं नेचर में, यानी इनके वाइब्रेशंस जो होते हैं मीडियम के इन वेव्स में, वो कैसे होते हैं, प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। कॉपी करिए इसको। दूसरी होती हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैसी होती है, जैसे कि स्प्रिंग को देखिए आप में से कई बच्चे हैं जिनके पास की चेन्स होते हैं स्प्रिंग के टाइप के। अगर आप एक स्प्रिंग को खींच के छोड़ दें तो क्या होगा, उसमें एक कहीं पे कंप्रेशन होगा, कहीं पे एक्सटेंशन होगा। तो अगर हम इसको खींच के छोड़ दें तो इसमें ऑसिलेशंस कैसी होंगी, यहाँ कंप्रेशन, फिर ये एक्सटेंशन ना बोल के इसको रेयर फैक्शन बोलते हैं, रेयर फैक्शन।
फिर से कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में यहाँ पे, फिर से रेयरफैक्शन होगा। तो ये हुआ अपना कंप्रेशन, और ये क्या हुआ, रेयरफैक्शन। तो जिन वेव्स में पार्टिकल्स के जो ऑसिलेशन है वो अलोंग द प्रोपेगेशन होते हैं, यानी ऑसिलेशंस आर अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं? साउंड वेव्स और वेव्स इनसाइड द वाटर। जैसे अगर आप किसी तालाब में पत्थर फेंक दें ना, तो सरफेस पे जो वेव बनती हैं वो तो ट्रांसवर्स होती हैं, अंदर जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। कॉपी करिए। ट्रांसवर्स कौन सी हो गई? जिनमें पार्टिकल्स के जो ऑसिलेशन है वो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कौन सी? जिनमें पार्टिकल के ऑसिलेशन भी प्रोपोगेशन के अलोंग होते हैं। साउंड वेव भी हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती है। जैसे मैं मान लीजिए बोलता हूँ राजू, तो RAJU, सबसे पहले मेरे मुंह से R निकला, फिर ए ने R को धक्का मारा, गैप क्रिएट हुआ, फिर J निकला, J ने किसको? A को धक्का मारा, फिर U निकला। तो वो धक्का मारते मारते ऐसे चलती है मीडियम के अंदर, राइट। कॉपी करिए इसको। तो कहीं पे कंप्रेशन होता है, कहीं पे रेयरफैक्शन होता है, ऐसा। कमान, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लिख लीजिए इसको आराम से। अब हम लेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ अब तक हमने क्या सीखा। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम विच प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम विदाउट डिस्टर्बिंग द पार्टिकल्स परमानेंटली फ्रॉम देयर पोजीशन। दो तरह की हो गई, वाइब्रेशन के बेसिस पे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, और रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम के बेसिस पे मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। प्रोग्रेसिव का मतलब ऐसी कोई भी वेव जो किसी मीडियम में प्रोग्रेस करती है, उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव, यानी ये मीडियम में आगे बढ़ रही है। तो हम स्ट्रिंग वेव को इसमें हैंडल करते हैं अपने चैप्टर में, इसलिए हमने मान लिया कि हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, हमने जर्क दिया, ये कहिए ऐसे कोई वेव ट्रैवल कर रही थी। तो जो वेव +x में जाती है उसकी इक्वेशन को हम लिखते हैं A sin ωt - kx। अब आप सोच रहे होंगे कि सर A क्या है? एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, K क्या है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट, T इज़ द टाइम, X इज़ द डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। यानी इसमें हम निकालते क्या हैं कि जब ये पार्टिकल ट्रैवल करेंगे तो X पोजीशन पर जो पार्टिकल था उसका T टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, राइट। वो निकाला जाता है इससे कि किसी भी स्ट्रिंग पर T टाइम पर X पोजीशन पे जो पार्टिकल था उसका Y कितना है। ओके, सो ध्यान रखना, जो प्लस में जाती है उसके लिए हम माइनस लेते हैं। और अगर कोई वेव मान लीजिए इस तरह से ट्रैवल कर रही हो अलोंग द -x, तो उसकी इक्वेशन को लिखा जाता है A sin ωt + kx। ये आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। प्लस में जाती है तो बीच में माइनस आता है, और -x के अलोंग जाती है तो बीच में प्लस साइन आता है। कॉपी करिए। ये जो ωt - kx आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं फेज या एंगल, फेज एंगल। kx जो है ना, इसको फेज एंगल कह दीजिए आप। क्या होता है मैं SHM में बता चुका हूँ, फिर से एक बार आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स देखिए।
डिफरेंट फॉर्म्स। तो पहली स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गई बेटा इसकी? व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, या अब हम लिखना चाहें तो a sin ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, के को लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा नंबर 2, तो इसको लिखा जा सकता है a sin 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ये सेकेंड फॉर्म हो गई इसके। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या होगा? एक और आती है फॉर्म इसकी, 2 पाई बाई टी को कॉमन ले लीजिए तो t माइनस एक्स टी अपॉन लैम्डा। तो आपको एक चीज़ पता है, सिंस वी नो v इज इक्वल्स टू एल लैम्डा और लैम्डा बाय टी, तो इसको हम लिख सकते हैं a साइन 2 पाई बाई टी को ओमेगा कहते हैं अपन, इट्स समथिंग लाइक 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा बाई टी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? v। ये इसकी एक और फॉर्म हो गई। इन तीनों फॉर्म्स में से कोई भी दी जाती है और आपसे रिजल्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 पाई बाई टी कहिए चाहे 2 पाई एन कर दीजिए, बात एक ही है, क्योंकि 1 अपॉन टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। कॉपी करो बच्चों इसको, 1 मिनट आपके लिए। देखो बेटा, अब इस पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए जिससे आपको समझ में आए। क्वेश्चन कैसे आएगा ज़रा सीखिए। इफ y इज इक्वल टू 10 साइन 40 पाई टी माइनस 20x, या 40 पाई भी छोड़िए, कर लेते हैं 40 पाई टी माइनस 20x इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव का मतलब ये है कि ट्रांसवर्स होगी। देन फाइंड, सबसे पहले पूछा हमसे ओमेगा, फिर पूछा गया मान लीजिए टाइम पीरियड, तीसरा पूछा गया लैम्डा, चौथा पूछा गया वेव वेलोसिटी, पांचवा एम्पलीट्यूड, सिक्स्थ आप जो भी निकालना चाहें फ्रीक्वेंसी, सेवन्थ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 5 सेमी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ओके, ये निकालना है मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए
कॉपी करो पहले सवाल को। अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे 5वां। ये यहाँ पे दिया जाएगा आपको कि सारी डिस्टेंसेस जो हैं वो सेंटीमीटर में है और टी जो है वो सेकंड में है, राइट। तो आंसर्स भी किस में आएंगे, सारे सेंटीमीटर पर सेकंड में या टाइम सेकंड की टर्म्स में आएंगे, राइट बच्चों। तो सबसे पहले 5वां कर लेते हैं हम। हमें दिख रहा है एम्पलीट्यूड कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। फिर हम निकालेंगे फर्स्ट का आंसर। देखिए ओमेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ओमेगा पकड़ में आया हमको, कितना हुआ 40 पाई। फिर हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा कितना है 40 पाई, तो कितना आया 1/20 सेकेंड्स। ये टाइम पीरियड हो गया। यहाँ तक कॉपी करिए पहले। आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम 6th का आंसर निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी 20 साइकिल पर सेकेंड या 20 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें हमारे पास रह गई हैं। लैम्डा, थर्ड का आंसर देखिए। लैम्डा क्या होता है, देखिए के होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा क्या लिखा जाएगा बच्चों, 2 पाई अपॉन के। इक्वेशन से देखिए ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये के है 20, तो यानी लैम्डा कितना 2 पाई का मतलब 3.14, के को लगा दीजिए 20 सेंटीमीटर। जो भी आता है वो क्या होगा आपका लैम्डा। यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा। इसकी यूनिट भी क्या आएगी सेंटीमीटर में। अब क्या बचा, y की वैल्यू बची हमारे पास। तो अब इस फंक्शन में देखिए x पोजीशन पर जो पार्टिकल था, यानी कि जो भी वेव थी, ये पार्टिकल पकड़ लिया हमने, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई x, और किस टाइम पे पूछा है हमसे, t टाइम पे, कि ये क्या पोजीशन पर है, मैक्सिमम पर है या एम्पलीट्यूड से नीचे है। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन पूछी जा सकती है। मतलब ऐसा समझिए कि कोई वेव अगर ट्रैवल कर रही है इस तरीके से, तो ये पार्टिकल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसकी पर्टिकुलर एक्स लोकेशन होगी, राइट। और किस टाइम पर पूछेंगे, गिवन टाइम पर। जैसे हमने ये पार्टिकल पकड़ लिया, इसका वाई निकालना है, सपोज ये 5 सेंटीमीटर पर है और 2 सेकंड पे पोजीशन निकालनी है। इसकी टाइम पीरियड हो सकता है इसका 4 हो, ये ऐसे यहाँ पे 1.20 सेकेंड है, हमें निकालना है 2 सेकेंड पर। तो हम क्या करेंगे, सीधा ये इक्वेशन जो है इसमें आंसर लिखेंगे, आंसर 7 10 साइन 40 पाई, टाइम कितना है 2, माइनस के एक्स का मतलब कितना हुआ बच्चों 20 इंटू लोकेशन क्या है इसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, पर क्योंकि हमने सेंटीमीटर में लिया है तो मीटर में ले लीजिए इसको। यहाँ पे ये साइन जो आया एक एंगल आ गया आपका, किसमें, रेडियन में। उसको डिग्री में कन्वर्ट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। वट एवर इट कम्स थीटा इन डिग्रीज एंड पुट द वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आंसर। तो मेडिकल में हमारे इस तरह के सवाल नहीं आते हैं, इस तरह के सवाल ज़्यादा आते हैं, छोटे वाले आंसर्स के। कॉपी कर लीजिए बच्चों इसको। 5 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल था उसकी टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ओके, इस स्ट्रिंग में।
यहाँ थोड़ी इंक फेड हो गई है बेटा, ये ओमेगा है, ये 40 पाई, ये टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा लगा दिया हमने 45, ठीक है। तो हमें 1/20 सेकेंड्स टाइम पीरियड मिला, फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें पहचानना होता है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। तो किसी भी वेव की इक्वेशन में अगर बीच में फेज़ के साथ माइनस साइन आ रहा है तो वो प्लस में जाती है, और अगर प्लस साइन आ रहा है तो वो माइनस में जाती है। ये एक एग्जाम्पल देखिए, अक्सर पूछा गया है सवाल इस टाइप का। इफ y इज इक्वल्स टू 1/1 + x² इज द वेव, यानी प्रोग्रेसिव लिख लीजिए, प्रोग्रेसिव वेव आफ्टर 4 seconds, its equation becomes y equals to 1/1 + x - 20 whole square. Then find its velocity. कॉपी करिए सवाल को, ये आपने लिख लिया होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये x में इसकी पोजीशन कितना चेंज हुई 4 सेकंड के अंदर, 20। बीच में साइन कौन सा आ रहा है x के साथ, माइनस का। तो सबसे पहला आंसर लिखते हैं हम प्रोपोगेशन, आंसर 1। इट इज मूविंग या इट्स मूविंग अलोंग +x डायरेक्शन। ये ऐसा क्यों लिखते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार कल के लेक्चर में बताऊंगा जब इक्वेशन ड्राइव करूंगा वेव की। आंसर 2, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस साइन है तो ये किधर जा रही है, प्लस में। अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो वेव किधर आती थी, माइनस डायरेक्शन में। सेकेंड देखिए, हमें स्पीड चाहिए, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये 4 सेकेंड में कितना मूव कर गई, x की पोजीशन से 20 मूव कर गई। तो यानी ये जो चेंज आता है ये डिस्टेंस का वर्ड है, x के साथ जो माइनस या प्लस की क्वांटिटी है, ये 20/4 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। कॉपी करिए, अगर ये प्लस होता तो वेलोसिटी तो यही रहती, पर इसकी डायरेक्शन प्लस के साथ यहाँ माइनस में प्रोपोगेशन होता। ओके, कॉपी करो इसको पहले। y equals to 1 + x² is a progressive wave. After 4 seconds, its equation becomes like this. So means it has moved 20 meter in 4 seconds. तो इसकी वेलोसिटी हो गई 5। ठीक है बच्चों, अब हम अगला हेडिंग लिख के छोड़ते हैं आज केवल, जिसको हम ड्राइव करेंगे कल के लेक्चर में। इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव and process of propagation। ये बच्चों हम कल पढ़ेंगे आराम से, थोड़ी कठिन चीज़ है ये, हल्का सा समझाते हुए लेना पड़ेगा, तो इसको कल लेते हैं। फिलहाल आप इनके फंडामेंटल्स क्लियर करें, इक्वेशन उसके कंपैरिजन से जो चीज़ें पूछी जाती हैं, लैम्डा ए वगैरह, वो सारा आप आज समझ लें। और जो भी तकलीफ़ है फील फ्री कॉल करो बच्चों मुझे, वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द वेव। नॉन सिंसियर कैंडिडेट जो थे उनको आउट कर दिया गया है बेटा, दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड दे आर नॉट सीरियस ऑल्सो। सो व्हाट आई फील with my experience, I have joined you in the group in the mobile app.
आप जो है अपनी पढ़ाई को सीरियसली जारी रखें। छोटे वीडियोस दे रहा हूँ मैं 40 से 50 मिनट के बीच के, इनको आप रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं, जिससे आपका नुकसान नहीं होगा। शीट आप घर से कलेक्ट कर लें या मैं मटेरियल में भी डाल दूँगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी नहीं आता है फील फ्री आप कॉल पे पूछ लें, या जो लोकल बच्चे हैं संभव है तो घर आ जाएँ, टाइम लेके आए सुबह 8 से 11 और पूछ सकते हैं। आपके एडमिशन जो है 12th क्लास के वो आप कंफर्म करें, जल्दी से जल्दी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको भरिए। किसी का जो बैकलॉग है 11th क्लास का उसको क्लियर करिए, सो वी कैन मेक अ हैंडसम प्रोग्राम फॉर यू टू क्रैक द नीट इन कमिंग ईयर 2022, ओके, एज वेल एज द जेई स्टूडेंट्स। जेई के लिए और नीट के लिए हम इस बार ऑफलाइन खुलने के बाद दोनों की बैचेस को सेपरेट कर देंगे। नीट में आवश्यकता नहीं है बहुत डेप्थ में जाने की, पर जेई के बच्चों को हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, जो बिना उसके उनका काम नहीं हो पाएगा, इसलिए आवश्यक है उनको एक्स्ट्रा लिया जाए। ठीक है बच्चों, इसको सीखो समझो, आज रिपीट कर करके कॉपी पे लिख लेना। उसके बाद हम कल अगला लेक्चर लेंगे इक्वेशंस पे और प्रोपोगेशन पे, तो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा जिससे आपको फील आए कि वेव चलती कैसे है। यार ये माइकल जैक्सन के डांस की तरह इस तरह से होती है, मतलब जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे जहाँ जॉइंट है रिस्ट का, देखो वेव आएगी तो ये नीचे गया, फिर डिस्टर्बेंस ऊपर आया तो ऊपर गया, फिर से नीचे गया, आगे गई एनर्जी हथेली के थ्रू, फिर से नीचे आया और फिर से ऊपर गया, ऐसा लाइक दिस, ओके, दिस वे, उसी को कहते हैं हम डिस्टर्बेंस। तो एक ही पार्टिकल क्या करता है, एक ही जगह पे नीचे और फिर ऊपर होता रहता है, जैसे लाइक दिस, ये पॉइंट समझ रहे हो आप, और डिस्टर्बेंस आगे निकल जाता है, वही होती है वेव। तो ये परमानेंटली पार्टिकल को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, और जो रस्सी है उसमें जब वेव ट्रैवल करती है तो उसको उठाने के लिए एनर्जी या फोर्स चाहिए होता है अपने को, तो इनर्शिया होना ज़रूरी है मीडियम में। दूसरा, वापस रीस्टोर होने के लिए क्या लगना चाहिए उस पर, रीस्टोरिंग फोर्स। हर पार्टिकल पर जो SHM करता है रीस्टोरिंग फोर्स मैंडेटरी है। वो कहाँ से मिलता है उनको, आपस में जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है रस्सी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी, वहाँ से उनको मिलता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है बेटा, इसको सीख लो रिपीट कर करके, इसी में कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। ओके, बाय।